जैसे दादियाँ चलती है, लोग लगता है वहाँ फरिश्ते चल रही, उसका कितनी उसका सकार, उसकी शक्तियाँ, उसकी पवित्रता की वाइब्रेशन अपने आप को महसूस होता है ना? जैसे प्रकाशमणि दादी, गुलजार दादी, जानकी दादी, वो भी दादी हम देखे हैं, मनोहर दादी, जितनी भी दादी हम देखा है, तो हमारे पास आए, हमारे पास से गुजरे, हमको दृष्टि दिया, कैसा अनुभव होता है? बाबा कैसे वर्षता है, संपूर्ण अलौकिक लोग है, इतनी वो महानुभूति है, उनके दर्शन मात्र से हम अपने आप को धन्य लगता है, क्योंकि व्यक्ति वाहन से परे अव्यक्त परिस्थिति होने के कारण हम सभी को एक समान से देखते, एक समान से उनकी सकार फैलाव होता है, उनको देना, उनको शांति देना, ऐसे बाहर नहीं, उनकी दृष्टि से सभी को एक समान ऐसे वाइब्रेशन फैलता है, इतना शुद्ध, इतनी पवित्र, इतना प्यार, इतना स्नेह है ना, क्योंकि वो फरिश्ता है। कैसे बाबा कहते जब तक आप फरिश्ता नहीं बनेंगे, जैसे ब्रह्मा बाबा के संपूर्ण बनकर अव्यक्त वतन में हम सभी को क्या करेंगे? घमंड करते, दृष्टि देते, पालना कर रही है। मेरे ब्राह्मण बच्चे जल्दी जल्दी संपूर्ण बनकर मेरे पास आ जाए, बाबा बुलाते हैं रोज, आ जाओ बच्चे, आ जाओ मेरे पास आ जाओ, हम सभी साथ मिलकर परंदाम में जाए। स्वर्ग का गेट खोलने के बाद पहले हम परंदाम में जाना है ना, परंदाम में कैसे जाना? परंदाम में कैसे जाना? एक ही बाबा नहीं जा सकेंगे ना, हम सभी साथ जाना, साथ जाने के लिए बाबा देखो कितनी प्यार हम बच्चों को, निराकार की बाबा साकार में आए, फिर साकार में अटके नहीं, म्हणून साकार से भी जुदा होते होते अव्यक्त बनकर अव्यक्त रूप में बुला रहे, आ जाओ बच्चे, आ जाओ। बना कितना प्यार, कितना ना प्यार करे, ऐसा प्यार करेगा कौन? हमारा वास्ते शरीर छोड़कर संपूर्ण फरिश्ता बनकर, तो हमारा सैंपल बनकर रहे, तो कितना प्यार है। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे अभी किसी साकार यादों से दूर, अभी फरिश्ता, अव्यक्त फरिश्ता के रूप में अभी अपना अवस्था को जमाना चाहिए। जब तक मैं आत्मा संपूर्ण फरिश्ता नहीं बनेगी, देहवान से मुक्त नहीं होगा, देहात्मान नहीं छोड़ेगी, विकार रहित नहीं बनेगी, है ना, मेरा मेरा नहीं छोड़ेगी, फरिश्ता कैसे बनेंगे? फरिश्ता नहीं बनेंगे, फिर मैं आत्मा निराकारी दुनिया में बिंदु रूप कैसे जाएंगे? लगे थोड़ी जा सकेंगे, नहीं जा सकेंगे। कितनी भी बिंदु बिंदु बड़ो फंसा, बिंदु होता नहीं, उल्टा कहाँ वहाँ पटकते रहते, कुछ वहाँ जाते रहते, बोलते हैं बिंदु बिंदु बिंदु, भक्ति मार्ग में का बोलते ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, लेकिन बुद्धि जाएंगी गुरु के वहाँ, बुद्धि जाएंगी आप के वहाँ, बुद्धि जाएंगी बच्चों के वहाँ। ऐसे अपने ब्राह्मण में भी कभी कभी क्या हो जाता, बोलते मैं बिंदु हूँ, लेकिन कहाँ बुद्धि के वहाँ जाते है ना, भूल जाते बिंदु। म्हणून बाबा कहते केवल बोलने की बात नहीं है, बाबा कहते बच्चे स्मृति के साथ साथ समर्थता हो, केवल संकल्प किया और स्वरूप में अनुभव करो, वहां में आत्मा कितनी बिंदु सुंदर है ना, कितनी शक्तिशाली है, चमकता हुआ हीरा है, मैं एक बिंदु स्वरूप आत्मा सारे विश्व को रोशन देने वाला, तो इतनी पावरफुल आत्मा है। बाबा कहते बच्चे वो स्वरूप में जाने के लिए पहले ये बीच की जो अव्यक्त स्थिति पहुंचता है, वो तो अनुभव करना चाहिए ना, है ना। परंदा में अभी का ना बाबा ना दादा, ना शिव बाबा भी नहीं, ना ब्रह्मा बाबा भी नहीं, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा बाप दादा का है, वतन में बैठे हैं, वतन में हम बच्चों की इंतजार कर रही है, परंदा में टाइम तो कौन है वहाँ, क्योंकि हम बच्चों को रास्ता बता रही है, चलो बच्चे यहाँ तक मैं आ गया हूँ, पहले निराकार की बाबा साकार में आए, मधुबन में हम बच्चों को रास्ते दिखाया, चलो बच्चे मधुबन में मैं मिलता हूँ, है ना, साकार रूप में गाइड बन करके रास्ता दिखाया, अब वहां तक क्या
तो काय म्हणता बाबा? म्हणून बाबा गाइड बन करके फिर टप्पा टप्पा वो माल दिखाए। अभी वापस से मिलने के लिए कहा जाना अव्यक्त गुणदाता के तन में अव्यक्त बाप दादा के आना बंद इसलिए हो गया क्योंकि हम प्रैक्टिकली अव्यक्त वतन में अव्यक्त होकर बाप दादा से मिलन मना सके, है ना। गुणदाता के तन में अव्यक्त बाप दादा आते थे तो भी हम मधुबन में जाकर उसकी सहारा लेते थे। कब तक आके कब तक, है ना। बाबा ने बोलते क्या डेट फिक्स करो, संपूर्ण संपन्न बनने के लिए डेट फिक्स करो। आखिर कब तक? गुणदाता भी कब तक? साकार वाला लिमिट है ना, साकार में जिला वाला लिमिट होगी। घड़ियाल का अभी 11 हो गया 12 हो गया, वतन में तो ऐसे नहीं ना। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे हाथ से निकल कर बेहद में आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। कहा जाओ जिरोर में कहा जाना बाबा कहता अव्यक्त वतन में वरिष्ठा बन जाओ, अव्यक्त वतन में आ जाओ। पूर्ण रूप में आत्मा ब्रह्मा बाबा के समान, जैसे ब्रह्मा बाबा अव्यक्त वरिष्ठा है। हम बच्चों को बुला रहे हैं, बाप बता के बुला रहे हैं, चलो बच्चे चलो में मेरा बाव में आ जाओ, है ना। बाहों का माला पहनाते हैं बच्चों को। कैसे? बाबा के पास जाने के लिए हमको तो रोज अभ्यास करनी चाहिए। मैं अव्यक्त वचनवासी फरिश्ता हूँ, रोज ये ट्रायल करो, अभ्यास करो। सचमुच में उड़ रही हूँ, उड़ सकेंगे। वह पहुंच गए, बाबा से बात करते मिलती हूँ, है ना। वो अगर अव्यक्त वचन में आप फरिश्ता बनकर बाप दादा से मिले नहीं, फिर आगे कैसे जाएंगे? फिर योग कैसे? असली योग है योग तो कसून ये फोटो बघितले झाला योग ऐसे का? तो भक्ति मार्गी हुआ, पंढरपूर में गए, विठ्ठल दर्शन केले आए, ऐसा हो गए ना। म्हणून बाबा कहते प्रैक्टिकली अपने जीवन के अंदर ये जो स्टेज जरूर पास करना ही चाहिए। कौन सी स्टेज? साकार ब्राह्मण से मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ। साकार ब्राह्मण बन गए, अतना सारी दुनिया ये हो जाए, मैं ब्राह्मण बना जोड़ता नहीं, मैं ब्राह्मण ये पक्का हो गया, है ना। मैं ब्रह्मा कुमार को मारा है, कितनी भी कुछ परिस्थिति आ जाए, शारीरिक बीमार हो जाए, दुनिया ऐसी हो जाए, लेकिन मैं बाबा के बच्चे ब्राह्मण ब्रह्मा कुमार कुमारिया वो अभी ये नहीं छोड़ते नहीं, है ना। ये कैसे पक्का हो गए ना, उसमें पक्का है ना। ऐसे मैं जो ब्राह्मण से फरिश्ता हूँ, मुझे फरिश्ता बनेंगी तभी मुझे बाप दादा मिलेगा, बाबा की मिलन बना सकेंगी, बाबा मुझे दृष्टि देते, बाबा जब मुझे शक्तियों की प्रदान कर सकेंगे। तो ये बाबा कहते बच्चे ये प्रैक्टिस है। बाबा से केवल मिलने नहीं है, किसी साकार दुनिया की जो सेवा रहा हुआ है, अनेकों को सकार देना, अनेकों को खुश करना, अनेकों की सहयोगी बनना। तो बाबा कहता है ये भी तो अव्यक्त रूप में ही बना सकेंगे ना, है ना। ये आवश्यकता है ना, क्योंकि घर घर में जाकर के पैम्फलेट देकर के ज्ञान देना ये तो हो गया, वो तो मुझे नहीं रही है, चलेगा अंत तक। लेकिन विहंग मार्ग में सेवा करने के लिए जैसे साकार और ब्रह्मा बाबा साकार तक को छोड़कर तो हमारे लिए हमारे प्यार के वास्ते हमको शिक्षा सिखाने के वास्ते अव्यक्त वचनवादी जैसे बन गए, ऐसे मुझे भी बाबा से मिलने के लिए रोज मुझे अभ्यास करना चाहिए। मैं अव्यक्त हूँ, आकार मूर्त हूँ, है ना। बाबा के सामने बैठी हूँ, अव्यक्त वचनवादी वरिष्ठ हूँ। मैं अपना वरिष्ठता स्थिति से सारी को सकार देने वाली सच्चा सेवादारी हूँ। बाबा के लिए रोज प्रैक्टिस करो, तभी तो सफल होंगे ना समय के पहले, नहीं तो एक एक से कैसे करें। उसके बाद बाबा कहते बच्चे मैं आज का बिल्कुल निराकारी बिंदु स्वरूप तो वो अनुभव कर सकेंगे। कैसे
क्योंकि जितनी मन के अंदर शुद्ध संकल्प होगा, पवित्र संकल्प होगा, थोड़ी स्फूर्ति होगी, समझदारी होगी, तभी का इसे उड़ सकेंगे। बहुत सारी संकल्प करेंगी तो उठता नहीं, कंफ्यूजन हो जाएगा, मन भारी हो जाएगा, सिर दर्द हो जाएगा, तो उल्टा शरीर अभिमान में आ जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते रहते अपना स्वमान को इमर्ज करो। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, परम पवित्र परमात्मा की संतान हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ। है फोटो में कोई मेरी कोई कौन है? मैं हूँ। बाबा मेरे द्वारा विश्व परिवर्तन का कार्य सौंपा है, मेरे द्वारा विश्व परिवर्तन करते हैं, मेरा द्वारा स्वर्ग स्थापन करते हैं। टाइटल भी बाबा का है, स्वर्ग का रचिता, लेकिन करता किस द्वारा? हम बच्चों द्वारा। वाह, है ना? बाबा कहते रहते वो नार हो, नशा हो, स्वभाव हो, तभी देखो उड़ेगा। पीते ना, पीते तो मालूम नहीं, पीते ना, तो नशा चढ़ता था। अंदर नशा चढ़ता है, मास्टर ने मेरी कपड़ा, हाई पड़ा नाले में, लेकिन ऐसे बोलता जो मैं राजा का बेटा। क्यों नशा है? जब तक नशा उतरता नहीं है तो वो बड़बड़ाता रहता। ऐसे बाबा कहते हैं अपने अंदर में ऐसा नशा चाहिए। ये नाल की नशा चढ़ा, नाल की नशा चढ़ेगा तभी तो हम उठ सकेंगे, तभी तो मन हल्का होगा, तभी तो मैं बाबा से रूमान कर सकेंगे, तभी तो मैं बाबा से बातें करेंगे, बाबा से रस्ता मिलेगा, खुशी होगी। पिएंगे नहीं तो कैसे? नशा ही नहीं हो तो कैसे? कभी कभी ना पीने क्या करते, पीता नहीं, ऐसे आदत लेते, छोड़ते, पीते नहीं है तो गिरते नहीं है, गिरते नहीं है तो नशा कैसे चढ़ता? पिएंगे तो दारू पीड़ेगी, तभी तो नशा चढ़ता है ना। पिएंगे नहीं, केवल मुंह लेके आएंगे तो पिटपुकेंगे, आप ये करेंगे तो कैसे नशा चढ़ता? ऐसे कभी कभी हम ब्राह्मण में भी करते, घाट में गए, कब गए? मीठे मीठे निकले जगह चौक रखी तब जाते। गाय में कैसे नशा चढ़ता है ना? अरे बाबा जो ओम शांति से मीठे बच्चे को जब शुरू करते तब हम बाबा के सामने बैठकर तभी बाबा कहते हैं तुमको नशा चढ़ेगा तो पूर्ण रूप में मुरली सुनेगी तभी नशा चढ़ेगी, तभी आप मुड़ सकेगा, तभी अपने अंदर क्या होगा? धारणा होगी, खुशी होगा। नहीं तो केवल हमें ऐसे आगे पहले ऐसे नियम रखेंगे ना तो नियम से कोई काम नहीं। ऐसे पूर्ण रूप में अपना श्रद्धा प्रकट करनी चाहिए, पूर्ण रूप में अपना सम्मिलित होनी चाहिए। तभी बाबा कहते बच्चे वो नशा, खुशी, वो अभिमान, वो अनुभूति, वो महसूसता सब था, तब मैं परिस्था के रूप में अनुभव कर सकेगी। बाबा भी परिस्था, मैं भी परिस्था। बाबा अकेले नहीं है, साथ साथ एडवांस पार्टी में दादी दीदी आके कोई कहा गए नहीं है, सभी अपना बालार्थ लगा गए हैं। अमृत के रोज हमें मिलते हैं, मम्मा हो, बाबा हो, दादी हो, जो भी है सभी कहा गए नहीं है, वतन में बैठकर हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमारी पालना कर रही है, हमको शक्ति दे रही है, हमको योगी बना रही है। योगी है ना, योगी नहीं है, योगी तो बनाना चाहिए ना, है ना? योगी बनना ही पर्याप्त नहीं है, योगी बनाना चाहिए। ये बाप दादा और एडवांस पार्टी पूर्ण रूप में वतन में एमोट कर हम बच्चों को रोज को सका देते। आप देखते बाबा हमको देखते, हमें देखने में आता नहीं आएंगे? क्यों नहीं आता? क्यों
व्यर्थता सर्व में रहेगी, फिर कैसे होगा, है ना। म्हणून बाबा कहते जैसे वो जो समुदाय, वो अव्यक्त वचन में वो समूह है, वो संगठन है, वो संगठन को भी समझ कर, उनकी पालना भी महसूस कर, उनको धन्यवाद कर। बाबा देखो हमारे वास्ते आप अव्यक्त वचन में अव्यक्त बन गए, हमको सिखाने का हत्ते बन गए, है ना। ब्रह्मा तो साकार साधारण थे, गृहस्थी थे, मानव थे, व्यापारी थे, फिर भी ब्रह्मा बाबा देखते देखते ब्रह्म देवताई बन गए। कहते पुरुषार्थ थे ना, पुरुषार्थ थे ना। तो म्हणून बाबा कहते रहते आपने भी इतनी श्रद्धा से, इतनी प्यार से, इतनी फीस नाखून गोद देकर ऐसे पुरुषार्थ करने चाहिए जैसे बाबा को कदम कदम पर झुका रहे, परस्ता बनने का, निराकारी बनने का, अव्यक्त रूप बनने का, अशरीरी बनने का, विदेही बनने का, ये स्टेप को हम भी धारण करें, हम भी महसूस करें, हम भी अनुभव करें, क्योंकि ये उज्ज्वला दीदी, भारती दीदी, ज्ञानेश्वरी कुमार सोबत सुषमा बहन, रेणुका बहन, वृषाली दीदी, मुन्नी देवी, सगळ्याच बहिणींचं शिरूर परिवारामध्ये खूप खूप स्वागत। विनंती करूया सगळ्या दीदी आपल्या आपल्या जागेवरती स्थानापन्न होतील। बसून घेऊयात आपण आपापल्या जागेवरती। आपल्यामध्ये आत्ताच निर्मला देवीजींनी आपले विचार मांडलेले आहेत। वर्धापन दिनानिमित्त जमलेले सर्व मान्यवर, उपस्थित सर्व मित्र, माझं काम अतिशय छोटं आहे, मी एवढा मोठा नाही आणि दिग्दर्शकाने फार कमी बोलावं असा एक संकेत आहे, त्याला जे बोलायचं आहे त्याने ते थेट पडद्यावर बोलावं, म्हणून मी अतिशय मोजकच बोलणार आहे। या संस्थेच्या माध्यमातून समाजातल्या दुर्बल म्हणण्यापेक्षा त्यांनी आत्मविश्वास गमावला आहे अशा घटकांना सोबत घेऊन समाजामध्ये स्वाभिमानाने जगण्यासाठी जे पाठबळ मिळतं ते खूप महत्त्वाचं आहे असं मला वाटतं। आणि त्याचबरोबरीनं विद्यानिकेतन इंग्लिश मीडियम स्कूल ने भी आपको सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित किया है और खास करके अहमदनगर की सेवा विशेष है, पूरे भारत में खास करके आवाज है और कुछ न कुछ खास करते रहते हैं, विशेष करते रहते हैं, उसमें रंगोली। ओम शांति। सबसे पहले आज के वर्धापन दिन निमित्त आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज इंडिपेंडेंस डे भी है और बाबा की मुरली में भी बाबा ने कैसे हम सभी को
ऐसे कोई बातें जो नेगेटिव है तो वो नेगेटिविटी निकालने के लिए, नेगेटिविटी से मुक्त होने के लिए और अनेक आत्माओं को नेगेटिविटी से मुक्त करने के लिए प्रेरणा दी। जो आप सभी ने मुरली सुनी होंगी और बहनों ने भी कोई ने उसको रिपीट किया। बाकी एक बात आज मुझे बहुत अच्छा लगा जो मुरली में मैं आप सभी के सामने रखूंगी। बाबा ने कहा कि बच्चे तुम ज्ञानी तो आत्माएं हो और तुमको बाबा ने ऐसी दिव्य बुद्धि दी जिस कारण आप राइट रॉन्ग को समझ सकते हो। सर्व बहिणींचं अर्चना दीदी असो, शकू दीदी आणि बाकी सगळ्या बहिणींचं खूप खूप अभिनंदन करते आणि आज सर्वांना स्वतंत्र दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा देते। नगरून आलेल्या सर्व बहिणी, राजश्री दीदीचं आता एवढं त्यांनी सगळं माहिती दिली, त्यांचं मी खूप खूप अभिनंदन करते, शिरूरमध्ये स्वागत करते आणि सर्वांना स्वतंत्र दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा। ओम शांती, धन्यवाद। तो ऐसे बाबा को हम लाख 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 शुक्रिया तो करते हैं। आज एक बहन सुना रही थी कि आपका परिवार इतना वृद्धि हो, क्योंकि वर्धापन दिन का अर्थ होता है वृद्धि करने का दिन। तो भाई आज से लेकर के हम इस बात को वृद्धि करेंगे, तो आज से लेकर के बाबा के बच्चों की संख्या को वृद्धि करेंगे ही, करना ही है। और साथ साथ हम सभी जो ऑलरेडी बाबा के बच्चे बने हुए हैं उनकी अंदर की पुरुषार्थ को भी वृद्धि कराना है। दो बातों की वृद्धि करनी है। बाबा के नए नए बच्चे आवे, 1 से 3 गुना बड़े हो जाए, ये हॉल 1 से 3 गुना बड़े होके इतने बाबा के बच्चे आ जाए, उतना वृद्धि हो जाए, ये हमारी एक शुभेच्छा। दूसरी के लिए हम सभी को अपना मन को श्रेष्ठ, बुद्धि को क्लियर बनाने का हमको थोड़ा सा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ये हमारी पुरुषार्थ की वृद्धि, एक बाबा के बच्चों की वृद्धि करना है वर्धापन के बाद, और दूसरा हम सभी की पुरुषार्थ की वृद्धि करनी है। ये दोनों वृद्धि से सारी दुनिया आगे बढ़ेगी और बाबा के बच्चों की संख्या भी आगे बढ़ेगी, ताकि हम सतयुग त्रेता के अंत तक की पॉपुलेशन क्लियर कर सकेंगे। यही मेरा शुभेच्छा है। बाकी और क्या मैं सुनाऊं, बाप दादा तो सभी बच्चों को सुनाते रहते। आप सभी से मिल करके बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही खुश हो गए, क्योंकि जितना बड़ा परिवार उतना हम सभी को अच्छा लगता है। तो अपना ही परिवार को देख करके हमें बहुत खुशी हो रही है। हमें ये खुशी देने का एक चीज़ आपने हमको बना के दिया, एक चांस दिया हमको, इसीलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। आपल्या देशाचा स्वातंत्र्य दिन हे दोन्ही योग अगदी सुंदरपणे जुळून आले आणि त्या निमित्तानं सर्व नगर केंद्राचे सर्व बहिणी, सर्व सेवेकरी या ठिकाणी शिरूरमध्ये आलात। सर्व शिरूरकरांच्या वतीने आणि विश्वविद्यालयाच्या वतीने सर्वात प्रथम मी सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करतो। तुम्ही खूप वर्ष सेवा करता, आम्ही कधीतरी येतो, तुमच्यासमोर बहिणजी काहीतरी बोलायला सांगतात, फार मोठा प्रश्न पडतो, अगदी सूर्याला उजेड दाखवल्यासारखं वाटतं। 1975 साली मी आर्मी जॉईन केली होती, 2004 साली मी रिटायर झालो आहे। सर्वप्रथम मी एक सैनिकी नात्यातर्फे तुम्हाला सर्वांना ब्रह्मकुमारी ईश्वरीताई विश्वविद्यालय यांच्या वर्धापनानिमित्त हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देतो। तसेच आज 15 ऑगस्ट आपल्या भारत देशाचा 77वा स्वतंत्र दिवस या निमित्ताने सुद्धा हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देतो, बधाई देतो। आताच ताईंनी सांगितल्याप्रमाणे सांगितलं की त्या ठिकाणी सर्व लोक भारावून गेले आणि ती बातमी आजच्या टेबलला आलेली। आणि मला असं वाटतं की मला तुम्ही आज इथं बोलवलं एका सैनिकाला, ते एका सैनिकाच्या नाते एक माझा थोडासा अनुभव तुम्हाला जरूर सांगावा, कारण एवढं मोठा समाज कुठे भेटत नाही, कुठे मिळत नाही। परवाच 26 जुलैला, म्हणजे प्रत्येक वर्षी 26 जुलैला भारत देश हा कारगिल विजय दिवस साजरा करतो।
तर प्रत्येक ठिकाणी आम्ही हायस्कूलमध्ये, कॉलेजमध्ये आमच्या माजी सैनिक संघटनेने त्या ठिकाणी कारगिल विजय दिवस साजरा केला. परंतु आज मला असं वाटतं की तुमच्यासमोर मी कारगिल विजय दिवसाचा किंवा कारगिल युद्धाचा एक सारांश, हकीकत, सत्य घटना प्रस्तुत करणार आहे. कृपया थोडंसं वेळ. दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, जिएंगे तो और भी लड़ेंगे ऐ वतन तेरे लिए. धन्यवाद. 1947 साली आजच्या दिवशी आपला देश स्वतंत्र झाल्याच्या नंतर 1948 साली आपल्या देशाचे पहिले पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांनी भारत देशाची धुरा सांभाळत असताना आपल्या भारत देशाचा भौगोलिक आणि दुर्गम भाग म्हणजे जम्मू काश्मीर. आता मला जम्मू काश्मीरबद्दल तुम्हाला थोडीशी माहिती सांगायची की जम्मू काश्मीरमध्ये भौगोलिक आणि प्राकृतिक जीवन जगायचं खूप कठीण आहे. कारण त्या एरियाबद्दल आता तुम्हाला किती माहिती आहे मला माहित नाही. तुम्ही काश्मीरमध्ये कोणीतरी फिरायला गेला असेल, वैष्णव माताला गेला असेल किंवा त्याच्यापुढे कोणी गेला असेल किंवा इथं कोणी माजी सैनिक जर असतील तर त्यांना मला थोडीशी भौगोलिक आणि प्राकृतिक घटना या ठिकाणी सांगायची. कारण का त्या ठिकाणचे जनजीवन जगणं हे खूप अवघड आहे. आता भौगोलिक स्थिती त्या ठिकाणची हिमालय पर्वताची सांगायची म्हणजे त्या ठिकाणी उच्च तुंग डोंगर आहे, खूप मोठे मोठे डोंगर आहे आणि ते डोंगर समुद्र सपाटीपासून 15,000 फूट, 20,000 फूट, 25,000 फूट, लेह लडाख सियाचीन ग्लेशियरला गेलं तर 28,000 फूट इतक्या उंचावरती त्या ठिकाणी आपल्याला राहावं लागते, एका सैनिकाला राहावं लागते. आणि त्या ठिकाणी उंच डोंगर असल्यानं तिथलं जे जनजीवन आहे त्या ठिकाणी दळणवळण यातायात साधन, ज्याला आपण गाडी, रस्ते वगैरे काही नाही, पायी जावं लागतं आणि राहण्यासाठी जागा खूप अपुरी असते, खूप कंजस्टेड जागा असते. आणि त्या ठिकाणी एक सैनिक आपलं डोके देत असतो, आपले जीवन जगत असतो. तर अशा ठिकाणी उंच डोंगर असल्यामुळे दुसरी प्राकृतिक गोष्ट म्हणजे त्या ठिकाणी थंडी जास्त पडते. थंडी म्हणजे इतकी पडते की ती -डिग्री टेम्परेचरमध्ये जाते. अगर आपण पाहिलं तर फ्रीजमध्ये आपण 2, 3, 4, 5 डिग्री जातो, पण त्या ठिकाणी -30 डिग्री, -40 डिग्री म्हणजे अति थंडी ज्याला आपण म्हणतो. रोज जगायचंय कसं, रोज राहायचंय कसं, तोच मोठा प्रश्न आहे. कारण का उच्चतुंग भाग आहे, वरून बर्फ पडतो, त्याच्यात -डिग्री टेम्परेचर आणि त्याच्याही पलीकडे सांगायचं म्हणजे त्या ठिकाणी ऑक्सिजनची मात्रा हवेमध्ये खूप कमी असते. आणि ऑक्सिजन कमी असल्यामुळं ढेकेमात्र तुम्ही पळू शकत नाही, ढेकेमात्र तुम्ही असं कोणताही एकदम वगैरे काम करू शकत नाही, जे इथं होते ऑक्सिजन कमी असेल. आणि त्या ठिकाणी एलसी लाईन, पाकिस्तानचे बॉर्डर, एका सैनिकाला पाठीवरती स्वतःचं 35 किलोचं 20 किलोचं वजन घेऊन चालवलं लागतं, दारू, गोळा, बॉम्ब, स्वतःचं साहित्य. अशा ठिकाणी राहणं खूप अवघड आहे, जगणं खूप अवघड आहे. म्हणून झाली लालबहादूर शास्त्री आणि त्या काळातले पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष जनरल जियाउल हक यांच्यामध्ये एक समझोता झाला, एक समझोता होता, एक ॲग्रीमेंट झालं की आपण काय करू, या बर्फाच्या वेळेस या 3 महिन्याच्या पिरियडमध्ये आपण आपली फौज खाली आणायची. खाली म्हणजे फक्त बेसमध्ये आणायची, तिथंच घ्यायचे, परंतु थोडीशी खाली बेसमध्ये आणायचे. की बेसमध्ये काय असतं की गाड्या घोड्या येतात, खालून साहित्य येतं, रसद येते, जेवणा खावण्याच्या वस्तू येतात, युद्धाच्या वस्तू येतात, राहण्याची थोडीशी बरीच सोय असते. असं ठरलं होतं असं ठरलं होतं लालबहादूर शास्त्री आणि जनरल जियाउल हक पाकिस्तान. हे 48 सालापासून चालत आलं 1999 साली 1999 साली काय झालं, त्यावेळेस पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष नवाब शरीफ आणि सेनेचा अध्यक्ष होता जनरल परवेश मुशर्रफ, एक नंबरचा गद्दार माणूस, एक नंबरचा धोकेदार माणूस जनरल परवेश मुशर्रफ यांनी नवाब शरीफ साहेबांना अटक केली, गादीवरून खाली केला आणि स्वतः राष्ट्राध्यक्ष झाला. झाल्याच्या नंतर त्यांनी त्यावेळेस असा डाव केला की भारताबरोबर आपण लढाई करायचं जर पुढे झालं तर काय करायचं. मग त्यांनी काय केलं, आता जे फौजी होते त्यांनी काय केलं, कारगिल जिल्ह्यातला एक पीर पंजाब नावाचा मोठा डोंगर आहे, त्या डोंगरावरती टायगर हिल नावाची एक जागा आहे.
की तुम्ही टीव्हीवर पाहिली असेल, ऐकली असेल. त्या टायगर हिल जो आहे ना उंच भाग आहे, आणि तो टायगर हिल जर आपण ताब्यात घेतला तर भारताचा अख्खा कारगिल जिल्हा आपण ऑक्युपाय करू शकतो. कारण कारगिल जिल्ह्यामधून एक हायवे जातो वरती, तो वरती पार लेह लडाख सियाचीन ग्लेशियरपर्यंत पाकिस्तानच्या आणि चीनच्या पलीकडच्या बॉर्डरपर्यंत जातो. असा काम त्या जनरल परवेश मुशर्रफने केला आणि त्यांनी हे जे अग्रीमेंट आपलं झालं होतं खाली यायचं 3 महिन्यासाठी आपल्या बेसमध्ये यायचं, ते त्यांनी केलेलं नाही. त्यांनी आपल्याबरोबर धोका केला आणि आम्ही आमच्या नियमाप्रमाणे खाली आलो. 3 महिने आम्हाला खाली राहायचे, बर्फ विकायच्या नंतर आम्हाला परत जायचं. ही सत्य घटना. पण तसं घडलं नाही. त्या पाकिस्तानच्या जनरल परवेश मुशर्रफने आपली फौज तिथंच ठेवली. उलट अजून खालून रसद आणली, त्यांची फुली आणले, आटबरी आणले, सैनिक आणले, जेवणा खावण्याच्या सगळ्या वस्तू पुढच्या 3 महिने जर लढाई झाली तर पाहिजे तेवढं दारूगोळा बॉम्बगोळा सगळं होऊन आणलं. आणि आपली जी तोंड पाकिस्तानकडे होती बंकर्सची ती तोडली. पाकिस्तानच्या तिकडे असणारी आमच्या बंकर्सची तोंड थोडक्यात आमची घर तोडली आणि भारताकडेच परत फिरवली. त्या 3 महिन्याच्या काळामध्ये त्या जनरल परवेश मुशर्रफने धोका देऊन दिले. मध्यंतरीच्या पिरियडमध्ये काय झालं की त्या ठिकाणची जी गाव आहे पाकिस्तानच्या कारगिल जिल्ह्यामधली आपली जी गाव आहे त्या गावामध्ये लोकल लोक आहेत ना वरती मेंढ्या चारायला जातात. कारण वरती गवत खूप असतं तिकडे, म्हणजे असं माणसं कमी जात असल्यामुळं गवत खूप वाटतं. मग ती मेंढ्या पाहायला लोक उभं जातात गवत चारायला. आता गवत चारायला वर गेल्याच्या नंतर काय झालं तर त्या मेंढ्या पाहणाऱ्या लोकांनी सांगितलं खाली की वरती काहीतरी ऍक्शन दिसते, काहीतरी मुवमेंट दिसतात. आपल्या घाटीमध्ये कोणतरी तोडफोड करते, काहीतरी खोडायचं काम चालतं असं त्यांनी खाली येऊन बघत. कारण आपलं ठरलं होतं 3 महिन्याचं अग्रीमेंट आहे, आपण जायचं नाही. पण आपल्या सगळी धोका भेटला. मग त्यावेळेस त्या ठिकाणी 18 ग्रेनेडियर रेजिमेंट होतं आणि ते 18 ग्रेनेडियर रेजिमेंटमध्ये एक कॅप्टन बत्रा नावाची व्यक्ती होती. त्यांचं नाव तुम्ही ऐकलं असतं. तर त्या कॅप्टन बत्रा साहेबांबरोबर एक 25 जणांची टोळी रेकी करायला म्हणून पाठवली पाहण्यासाठी नेमकं जाऊन पाहून या काय चाललं. तर ते कॅप्टन बत्रा साहेबांची टोळी वरती गेली आणि वरती गेल्याच्या नंतर त्यांचं डायरेक्ट त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट झाला. कॉन्टॅक्ट झाल्याच्या नंतर ही फक्त 20-25 लोक होती आणि ते अख्ख्या टायगर हिलवरती जवळजवळ एक रेजिमेंट होतं. जवळजवळ 1,500 लोकांनी ते संपूर्ण टायगर हिल जो आहे तो कव्हर करून घेतला. आता कॅप्टन बत्रा साहेब गेले. जाताना परिस्थिती अशी अवघड होती की आम्हाला दरवाजा आडत लपून वर जायचं. कारण तिथे काय रोड वगैरे काय नाही, पाऊल वाट साधी आहे, शेतामध्ये जात होते. आणि ते जात असताना त्यांच्यावरती फायरिंग आली. फायरिंग आल्याच्या नंतर त्यांनी त्या फायरचा जबाब फायरला दिला. परंतु ही माणसं कमी होती, 20-25 जण होते. ते पक्के बंकर्समध्ये बसले होते. त्यांनी नेम धरून कॅप्टन बत्रा साहेबांवरती हल्ला केला वरच्या पाकिस्तानच्या लोकांनी. तरी पण कॅप्टन बत्रा साहेबांनी हार मानली नाही. ते आपल्या टोळीने घेऊन एका चौकीवरती त्यांनी हमला केला आणि ती चौकी ताब्यात घेतली. एक चौकी ताब्यात घेतल्याच्या नंतर दुसरी चौकी ताब्यात घेण्यासाठी ज्यावेळेस त्यांनी इकडून दुसरा हमला केला त्यावेळेस पाकिस्तानच्या लोकांनी त्यांना जवळ येऊन दिलं आणि त्याच्यानंतर भडीमार केला. आणि त्यामध्ये कॅप्टन बत्रा साहेब आणि तेही आमचे 22 जवान होते, सर्वचे सर्व त्या ठिकाणी शहीद झाले. एक सुद्धा फरक झाला. झालं काय म्हणून नंतर टोळी रेकी करायला गेली होती, परत आलीच नाही. मग मेंढपाळाला तिथल्या साहेबांनी मेंढपाळाला सांगितलं जाऊन वरती का नेमकं बघून. तर ती मेंढपाळ वर गेल्यानंतर त्यांनी सांगितलं तुमची जेवढी माणसं गेली होती ती सर्व शहीद झाली. मग त्यावेळेस आर्मी हेडक्वार्टरला करण्यात आलं, मंत्रालयामध्ये करण्यात आलं की ॲज पर ॲग्रीमेंट असं काही झालं नाही. पाकिस्तानचे लोक वर होते आणि त्यांनी आमच्या एरियावरती ऑक्युपाय केलं. आमची जागा ताब्यात घेतली आहे, ते आपल्याला परत ताब्यात घ्यावं लागेल आणि मग एक युद्ध करायचा निर्णय घेतला. मग ते युद्ध कसं झालं, काय झालं त्याचा मी तुम्हाला थोडक्यात सांगतो. मग डोंगर भागातलं युद्ध आहे. या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे युद्ध शिके असते. डोंगर भाग, बालवंट, जंगल. डोंगर भागातल्या युद्धामध्ये काय करावं लागतं तर खालून तोफखाना, आर्टिलरी, तोफखान्याची आपल्याला कंबाईन करावं लागते. त्याच्यानंतर एअरफोर्स विमानाने जेवढं की तो डोंगर भाग त्यांनी घेतला त्याच्यावरती पण सेलिंग करावं लागते. आणि त्याच्यानंतर मग इन्फंट्रीची माणसं खालून वर जातात. अशी 22-23 दिवस घमासान युद्ध चाललं होतं. त्या काळात 22-23 दिवस कंटिन्यू त्याच्यावर कंबाईन करून त्यांना फेस केलं
आणि त्याच्यानंतर एअरफोर्सनी वरून विमानाने सुद्धा सैनिक म्हणून त्यांना टेस्ट केलं आणि हे करत असताना खालून इन्फंट्री आमची वर चढत होती आणि मग ते आतमध्ये एंगेज झाले इथून पोपटचे बॉम्बारी घेते वरून विमानाची सैनिक होती त्यामुळे त्यांना चान्स नाही हॅटमधून मारला त्यापर्यंतमध्ये आमची सैनिक वरती चढली आणि वरती चढत असताना वरून सैनिक होत असताना खालून बॉम्ब टाकत असताना त्या काळामध्ये त्या लढाईच्या पिरियडमध्ये आमचे 527 जवान त्याच्यामध्ये ऑफिसर कृषी जवान शहीद झाले. आता शेवटच्या पर्यंत तुम्हाला फक्त 3 दिवसाची लढाई कशी झाली ते सांगतो. हे युद्ध तर जास्त वेळ न चालवायचं आणि कमीत कमी वेळेमध्ये संपवायचं असेल तर त्या काळामध्ये जनरल मलिक साहेब होते. ते मलिक साहेबांनी ठरवलं की आता ह्या टायगर जिल्हा आपल्याला कट ऑफ करायचं. कट ऑफ करायचं म्हणजे त्यांचं आणि आपलं रस्ता बंद करायचा. रस्ता बंद करायचा आणि जे वरती उरले जे वरती राहिले त्यांनी काय करणार की लढाई करायची आणि संपवायचं. नाही तर युद्ध किती दिवस चालतं. अशी परिस्थिती त्यांनी निर्माण केली आणि त्या ठिकाणी त्यांनी एक फर्स्ट नागालँडची आपल्या देशातलं नागालँड आहे ते नागालँडची एक मोठी तुकडे कमांडो लेवलची तुकडे त्यांनी वरती पाठवली. त्याच्या पाठीमागे काय हेतू होता की ज्यावेळेस रस्ते बंद झाले रस्ते बंद झाले त्यांनी आपले केले ते आपण त्यांचे केले. तर त्यावेळेस बाबा वर गेल्याच्या नंतर बिगर अंगणामानाचं कोण जास्त दिवस राहू शकतो आणि कोण लढाई करू शकतो. पिरियडमध्ये त्यांचे जे रस्ता बंद आमचे जे रस्ता बंद रस्ता नाही. नागालँडचा तो फौजीवरला माझा प्राचार्य साहेब अरे बोले पाकिस्तान अभी चुवा खत्म हो गया अभी तुम खुशियों का रीजन है हंसने और गाने का ये तो मौसम है कहता है दिल somebody happiest birthday to you कहता है आमदार अशोक बाबू पवार इन सबका आगमन हो रहा है. आदरणीय राजेश्वरी जैन जी आप भी आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे. राजेश्वरी जैन जी आप भी अपना स्थान ग्रहण करेंगे. सभी मान्यवरों का ब्रह्मकुमारेश्वरी विश्वविद्यालय में हार्दिक स्वागत है स्वागत है स्वागत है. ओम शांति. जिस घड़ी का हम सुबह से इंतजार कर रहे थे और जिस विभूतियों का इंतजार कर रहे थे वो घड़ी और वो विभूति सम्माननीय आदरणीय प्रकाश भाऊ धारीवाल प्रसिद्ध उद्योगपति शिरूर नगरी के भूषण और साथ में शिरूर नगरी के आमदार अशोक बाबू पवार
आप सबका ब्रह्मा कुमारी विद्यालय से दिल से स्वागत है। उनके साथ बाकी के नगर सेवक और नगराध्यक्ष हैं रवि भवन टोडा की जो 50 साल से समर्पित रूप से सेवा दे रहे हैं, आपका भी स्टेज पर स्वागत है। तो सुबह से मेडिटेशन, साथ में रोज का लेक्चर। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया।